वेलकम टू दिश एकेडमी। आज हम शुरू कर रहे हैं पीएससी प्री 2023 के लिए इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट। ठीक, देखिए प्री में इकोनॉमिक्स के 5-6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ कॉन्सेप्ट से रहते हैं, कुछ आंकड़ों से रहते हैं। हम इस वीडियो में भारत और छत्तीसगढ़, देखिए कॉन्सेप्ट जितने हैं वो सब भारत में, आंकड़े हैं छत्तीसगढ़ के। तो हम भारत का पूरा अर्थव्यवस्था कॉन्सेप्ट, भारत और छत्तीसगढ़ के इम्पोर्टेंट आंकड़ों के साथ इस पूरे वीडियो को बनाया जाएगा। इसमें पूरा कवर किया जाएगा, जो भी 2-4 वीडियो लगेंगे। इसमें हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स को भी देखेंगे जिनसे क्वेश्चन सीधा पूछा जाता है, और उन आंकड़ों को भी देखेंगे जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, तो हम इसमें जो फोकस रखेंगे वो रखेंगे केवल पीएससी प्री 2023 का। ठीक, बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे। जैसे मेंस के लिए थोड़ा सा और ज़्यादा डिटेल में पढ़ना पड़ता है, उतने डिटेल में हम नहीं जाएंगे। हम अभी टोटली फोकस करेंगे केवल प्री के लिए। तो हम चाहेंगे कम से कम वीडियो में वो सारे टॉपिक कवर हो जाए, जिससे प्री में आपके क्वेश्चन बहुत ईजिली आप अटैम्प्ट कर पाओ। ठीक, तो आज हम चालू करेंगे अर्थव्यवस्था। ठीक, देखिए अर्थव्यवस्था में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है बच्चों को, वो होती है इनके कॉन्सेप्ट को लेके। इनकी टर्मिनोलॉजी समझ नहीं आती बच्चों को, और ज़्यादातर क्वेश्चन टर्मिनोलॉजी से ही पूछ लिए जाते हैं। तो हम एक एक करके इसके टर्म्स उठाएंगे और उसको डिफाइन भी करेंगे, और उससे संबंधित जो लेटेस्ट आंकड़े हैं उसको पढ़ते भी जाएंगे। कुछ चीज़ें समझाते भी जाएंगे जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो जब अर्थव्यवस्था की बात आती है, शुरू करते हैं इसको। जब अर्थव्यवस्था की बात आती है, सबसे पहले ये कहा जाए किसी देश की अर्थव्यवस्था को आप कैसे परिभाषित करोगे। तो देखिए, जब किसी देश को वहाँ पे होने वाली समस्त आर्थिक क्रियाओं के अनुसार देखा जाए या अनुरूप देखा जाए, या केवल आर्थिक क्रियाओं की बात की जाए, तो वह देश उस देश की क्या कहलाएगी? एक अर्थव्यवस्था कहलाएगी। जैसे अगर हम बात करें भारतीय अर्थव्यवस्था, जब हम भारतीय अर्थव्यवस्था बोलते हैं तो इसका अर्थ है भारत में होने वाली संपूर्ण आर्थिक क्रियाएं। ठीक, तो किसी भी देश की या किसी भी देश को जब अर्थव्यवस्था को परिभाषित करते हैं तो उसको इस प्रकार से परिभाषित किया जाता है कि उस देश में होने वाली समस्त आर्थिक क्रियाएं उस देश की क्या कहलाएंगी? अर्थव्यवस्था कहलाएंगी। ठीक, उस देश की अर्थव्यवस्था हो जाएगी वो। इसमें आपको एक शब्द सुनाई दिया, आर्थिक क्रियाएं। ठीक, आर्थिक क्रियाएं क्या होती हैं? देखिए, आर्थिक क्रियाएं वह सभी क्रियाएं काउंट हो जाएंगी इसमें जिसमें आप क्या कर रहे हो? खरीदी या बिक्री जैसा कार्य कर रहे हो। ठीक, बाजार आप देखे हो, बाजार आप जानते हो, बाजार को भी आगे पढ़ेंगे। बाजार जानते हो, तो बाजार में क्या होती हैं? आर्थिक क्रियाएं होती हैं। मतलब कोई कुछ खरीद रहा होता है, उसके बदले कोई कुछ बेच रहा होता है। ठीक, तो यहाँ पे थोड़ा सा व्यापक है। इसमें उत्पादन से उपभोग तक जितना भी आय व्यय हो रहा है, या जितनी भी आर्थिक चीज़ों का उत्पादन हो रहा है, वैल्यू एडिशन हो रहा है, वह सब किस में काउंट होंगी? आपकी आर्थिक क्रियाओं में। ठीक, यहाँ पे एक सिंगल लाइनर क्वेश्चन बन सकता है कि अर्थव्यवस्था के जनक, ध्यान रखिएगा, अर्थव्यवस्था के जनक कहलाते हैं एडम स्मिथ। इस नाम को याद रखिएगा, सीधे क्वेश्चन बन जाता है कई बार। ठीक, जब किसी देश में देखा जाए कि अगर आर्थिक क्रियाएं क्यों हो रही हैं, या आर्थिक क्रियाएं तो हो रही हैं, ठीक, तो उसका कुछ परिणाम निकलता है। लॉन्ग टर्म जब आर्थिक क्रियाएं होती हैं किसी देश में, तो उसका कुछ परिणाम होता है, या हम कहें कि उसकी कुछ चाह भी होती है। हम आर्थिक क्रियाएं क्यों करते हैं? अगर आप कोई काम कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो? ताकि आपके पास आय आए, आपकी आर्थिक समृद्धि बढ़े, या आपका आर्थिक विकास हो। ठीक, यहाँ से 2 पॉइंट निकलता है, एक होता है आर्थिक समृद्धि और एक होता है आर्थिक विकास। तो जब लंबे समय तक अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रियाएं की जाती हैं तो उसका परिणाम निकलता है। उसका परिणाम 2 प्रकार से निकलता है। एक प्रकार से निकलता है क्या? आर्थिक समृद्धि होगी या तो, और होगा आर्थिक विकास। बहुत सारे लोगों को दोनों टर्म एक ही लगता है कि आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास क्या है? एक ही टर्म है ना? ये दोनों किसका परिणाम है? ये दोनों हैं लंबे समय तक होने वाली आर्थिक क्रियाओं का परिणाम। या तो देश में आर्थिक समृद्धि आएगी या आर्थिक विकास।
क्या दोनों एक है? नहीं, देखिए इन दोनों में ना बहुत ज़्यादा अंतर है और यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, पूछा जा सकता है आपको आर्थिक विकास आर्थिक समृद्धि में क्या अंतर है। तो मैं कुछ अंतर बताऊँ, मतलब दोनों को पढ़ेंगे तो उससे आपको अंतर भी दोनों के बीच में क्लियर हो जाएगा। देखिए जब हम आर्थिक समृद्धि की बात करते हैं तो इसमें सभी समग्र चर आते हैं। समग्र चर बोले तो जैसे राष्ट्रीय आय है ना, प्रति व्यक्ति आय, जीएनपी, जीडीपी, जीवीए, सब इसमें आ जाता है आपका आर्थिक क्रियाओं में। मतलब अगर हम आर्थिक क्रियाओं को अगर एकदम सारांश में कहना चाहे तो इसमें उत्पादन और उपभोग से जुड़ी सभी क्रियाएं काउंट हो जाती हैं। ठीक, जो किससे संबंधित हो, जिन्हें नापा जा सकता है। ठीक, जैसे कि हम प्रति व्यक्ति आय को नाप सकते हैं, राष्ट्रीय आय को नाप सकते हैं। ठीक, मतलब सीधे सीधे आप समझ लो तो मुद्रा से जुड़ी चीज़ें हो जाएंगी। ठीक, जिनको हम नाप सकते हैं उसके कम या ज़्यादा होने पे वो कहलाती हैं आपकी, तब आपका क्या कहलाएगा, आर्थिक समृद्धि। मतलब अगर आपके पास 100 रुपये है और कल को आपके पास 110 रुपये आए आपकी आर्थिक क्रियाओं से, तो ये क्या हुई, आर्थिक समृद्धि हुई। तो आर्थिक समृद्धि क्या होता है, आर्थिक समृद्धि होता है थोड़ा सा सीमित, कम व्यापक होगा ये। ठीक, क्योंकि ये सिर्फ चरों को बता रहा है। आपके पास पैसे आए, उससे आपको क्या इफेक्ट पड़ा ये इसको नहीं बताता, ये सिर्फ ये बताएगा कि आपके पास एक्स्ट्रा पैसे आए हैं या नहीं आए। ठीक, तो थोड़ा सा कम व्यापक होगा, ये परिमाणात्मक है। ठीक, मतलब हम इसको नाप सकते हैं। जब आर्थिक विकास की बात होती है तो आर्थिक विकास में दो चीज़ें होती हैं। एक तो आर्थिक समृद्धि तो होगी ही होगी, बिना इसके आर्थिक विकास नहीं हो सकता। ठीक, आर्थिक समृद्धि तो होगी ही होगी, प्लस इसके साथ रहता है गुणात्मक विकास। अब ये क्या होता है, देखिए आर्थिक समृद्धि से आपके पास पैसे तो आए, ठीक, 100 रुपये थे, 110 रुपये आए, पर वो 10 रुपये आने से आपके व्यवहार, आपके रहन सहन, आपके स्वास्थ्य में क्या प्रभाव पड़ा। ठीक, वो हो जाएगा आपका गुणात्मक विकास। तो आर्थिक समृद्धि क्या बताता है, सिर्फ आपके पास कितने पैसे आने बढ़े। ठीक, अगर किसी देश के बारे में बात करें तो देश ने पिछली साल अगर 1 लाख करोड़ रुपए का उत्पादन किया तो इस साल कितने का उत्पादन किया, 1,02,000 करोड़। अगर 2,000 करोड़ रुपए ज़्यादा उत्पादन हुए तो ठीक है, यह आर्थिक समृद्धि कहलाएगा। लेकिन क्या यह आर्थिक विकास भी कहलाएगा? नहीं, ये आर्थिक विकास नहीं कहलाएगा। हो सकता है वो जो 1,000 करोड़ रुपए बढ़े हैं वो किसी एक ही व्यक्ति के बढ़े और उसकी शेयरिंग नीचे तक नहीं जा रही है। ठीक, दूसरे व्यक्तियों पे नहीं पहुंच रही, तो उन व्यक्तियों के जीवन स्तर में या स्वास्थ्य में कोई सुधार होगा क्या? नहीं होगा। तो जरूरी नहीं है कि आर्थिक समृद्धि हो तो आर्थिक विकास हो ही जाए, पर आर्थिक विकास बिना आर्थिक समृद्धि के नहीं आ सकता। तो मतलब आपको पैसे तो कमाने हैं, पैसे जब ज़्यादा होंगे तभी उन पैसों को आप क्या कर सकते हो, गुणात्मक विकास में खर्च कर सकते हो। तो आर्थिक विकास का एक अनिवार्य चीज़ है आर्थिक समृद्धि। ठीक, उसके बाद होता है गुणात्मक विकास, जिसमें सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक सभी प्रकार के विकास शामिल होते हैं। इसमें तो मेरे ख्याल से आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो यह कम व्यापक हो जाती है और ये क्या है, अधिक व्यापक है ना। ठीक है ना, समझ गए। इसको देखें तो यह केवल उत्पादन की वृद्धि से संबंधित है। उत्पादन में वृद्धि हुई मतलब आर्थिक विकास, आर्थिक समृद्धि हुई। आर्थिक विकास क्या केवल उत्पादन वृद्धि से संबंधित है? नहीं, ये केवल उत्पादन वृद्धि से संबंधित नहीं है। हाँ, इसके लिए उत्पादन में वृद्धि अनिवार्य जरूर है, पर यह केवल उत्पादन वृद्धि से संबंधित नहीं है। जब तक उत्पादन की वृद्धि का इफेक्ट लोगों के निचले स्तरों पर नहीं पहुंचता, तब तक वह आर्थिक विकास में काउंट नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं कि यह उत्पादन की वृद्धि से संबंधित नहीं है, बल्कि यह संबंधित किससे है? यह संबंधित है सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, ठीक, ऐसे जो गुणात्मक चीज़ें हैं उनके विकास से संबंधित है ये। ठीक, अगर आर्थिक समृद्धि को देखा जाए तो यह है आपकी वस्तुनिष्ठ। वस्तुनिष्ठ क्या होती है? जो मूल्यों पे आधारित नहीं होता।
वस्तुनिष्ठ। ठीक, इसका जब भी आकलन करेंगे तो वस्तुनिष्ठ होगा, मतलब 100 रुपये बढ़ा तो मतलब 100 रुपये बढ़ा, उससे क्या इफेक्ट पड़ा, क्या पड़ा, किसको क्या फर्क पड़ता है, कोई बात नहीं, 100 रुपये बढ़ा मतलब बढ़ा, ये होता है वस्तुनिष्ठ। ठीक, इसमें कोई मूल्य प्रभावित नहीं करते, आदमी को बुरा लगा या अच्छा लगा, ये सारी चीज़ें इसको प्रभावित नहीं करती। पर आर्थिक विकास कैसी अवधारणा है, व्यक्तिनिष्ठ है। देखिए सब क्वेश्चन है एक एक ठो, है ना, हर जो अंतर बढ़ रहे हैं ना हम लोग, यह हर अंतर क्या है, एक क्वेश्चन है, तो ध्यान रखिएगा। सीधे से क्वेश्चन पूछ सकता है कि आर्थिक समृद्धि अवधारणा है, वस्तुनिष्ठ, उत्पादन वृद्धि, परिमाणात्मक, कम व्यापक, ठीक, ऐसे करके कूट में क्वेश्चन दे सकता है। और अभी ये टॉपिक हॉट है, विकास और समृद्धि, तो इसको थोड़ा सा आपको अच्छे से पढ़ के ही जाना चाहिए। तो ये व्यक्तिनिष्ठ है। व्यक्तिनिष्ठ कैसे है, एक व्यक्ति के जीवन में आर्थिक समृद्धि से क्या क्या परिवर्तन आ रहा है, केवल एक परिवर्तन नहीं, हर दिशा में, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, स्वास्थ्य के रूप से, आर्थिक रूप से, ठीक, शिक्षा के रूप से क्या क्या परिवर्तन आ रहा है, तो उस व्यक्ति के समग्रता को इकट्ठा कर रहा है, ये समग्रता की जानकारी दे रहा है। इसलिए एक ऐसी धारणा है व्यक्तिनिष्ठ है, मतलब एक व्यक्ति में क्या क्या परिवर्तन आएगा उस वृद्धि से जो हुई है, तो कैसी अवधारणा हो गई है, व्यक्तिनिष्ठ अवधारणा हो गई। ठीक, क्लियर हुआ। वास्तुनिष्ठ मतलब होता है कि जिसको कोई मूल्य प्रभावित ना करते हो। ठीक, मतलब 1000 बढ़ा, किसी भी उत्पादन का वैल्यू तो 1000 बढ़ा, ठीक, किसी को अच्छा लगा बुरा लगा इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किसी का डेवलपमेंट हुआ या नहीं हुआ इससे इसको फ़र्क नहीं पड़ता, 1000 बढ़ा मतलब बढ़ा। ये 1000 किसके पास गया, उसने क्या किया, उसने किसी के भलाई में लगाया कि नहीं लगाया, इससे उसको फ़र्क नहीं पड़ता। तो आर्थिक समृद्धि मतलब 1000 बढ़ा मतलब बढ़ा, उसका उपयोग कैसे हुआ इससे फ़र्क नहीं पड़ता। पर जब हम आर्थिक विकास की बात करते हैं तो वहाँ पे आर्थिक समृद्धि का क्या उपयोग हुआ इसका फर्क पड़ता है। इसलिए एक ऐसी अवधारणा है, व्यक्तिनिष्ठ अवधारणा है। आर्थिक विकास तभी कहा जाएगा जब जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो। ठीक, जीवन गुणवत्ता में सुधार हो तब हम मानेंगे कि आर्थिक विकास हुआ है। कैसे सुधार होगा, सामाजिक स्तर ऊंचा होगा, स्वास्थ्य अच्छा होगा, रहन सहन बदलेगा, शिक्षा व्यवस्था बदलेगी, है ना। इसके लिए यह आवश्यक नहीं। ठीक, कैसे आवश्यक नहीं है, मान लीजिए कल तक कोई कंपनी कमाती थी 5000 करोड़, आज 6000 करोड़ कमा रही है, 1000 करोड़ ज़्यादा कमा रही है। ठीक, पर अगर वह 1000 करोड़ नीचे के एम्प्लॉयज़ को आगे नहीं बढ़ा रही, वो कंपनी के ऑनर्स अपने पास ही रख लिए, ठीक, तो क्या इससे आर्थिक विकास होगा, नहीं हुआ ना। आर्थिक समृद्धि तो हुई, वैल्यू तो बढ़ गई 1000 करोड़ की, पर उसका उपयोग कहीं और नहीं हुआ। बात सही है कि नहीं, कहीं नहीं हुआ, वो उन्होंने अपने पास ही रख ली, वो तो ऑलरेडी समृद्ध थे। ठीक, उसका उपयोग और कहीं गुणात्मक, जीवन के गुणात्मक सुधारों के लिए नहीं हुआ। तो आर्थिक समृद्धि तो हुई पर आर्थिक विकास नहीं हुआ। आर्थिक समृद्धि बिना आर्थिक विकास के भी हो सकता है, सही बात है, पर क्या आर्थिक विकास बिना आर्थिक समृद्धि के हो सकती है, नहीं हो सकती। क्योंकि आपको गुणात्मक विकास लाने के लिए इन सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक जो भी डेवलपमेंट करना है उसके लिए आपको कहीं ना कहीं तो पैसों की ज़रूरत पड़ेगी ही। और वो पैसे कहाँ से आएंगे, वो पैसे ना आपको उत्पादन की क्रियाओं से ही आएंगे, आर्थिक समृद्धि से ही आएंगे। ठीक, इसी के लिए एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं महबूब, अच्छा ये दोनों तो आप समझ गए होंगे। ठीक, ये दोनों तो क्लियर हो गया होगा कि आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास में बेसिक क्या डिफरेंस है। यहाँ से बहुत इजीली कूट में क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इसलिए इसको अच्छे से पढ़िएगा। यहीं पे एक मिटा देते हैं इसको, यहाँ पे एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं महबूब उल हक, उनकी एक कथन है, इनका क्या कथन है, इनका कथन है कि इन्होंने आर्थिक विकास को, ठीक, आर्थिक विकास को क्या कहा है, गरीबों के विरुद्ध लड़ाई, गरीबी के विरुद्ध लड़ाई, सॉरी, गरीबी के विरुद्ध लड़ाई के रूप में परिभाषित किया है। कैसे, देखिए एक मजदूर है, अगर आप उसको
केवल पेमेंट ही करते रहते हो, है ना, और इतनी पेमेंट हो पाती है कि वो केवल खा सके, तो उसकी गरीबी बहुत अच्छे से नहीं सुधरेगी, है ना, क्योंकि उसका उतने ही पैसे जितने वो खा सकता है। पर अगर आर्थिक समृद्धि होती है, उससे आर्थिक विकास होता है। आर्थिक विकास होना मतलब मजदूर के जो अन्य पक्ष हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, इस पे भी सुधार होगा। जब इस पे सुधार होगा तो सीधी सी बात है कि उसके लाइफ हो सकता है वो पढ़ के कोई और अच्छा काम कर ले, पढ़ाई में उसकी रुचि हो, स्वास्थ्य को लेके वो काम, उसकी आर्थिक विकास हो, मतलब स्वास्थ्य स्तर में परिवर्तन हो रहा है तो उसकी मजदूरी करने की क्षमता बढ़ जाए तो वो ज़्यादा कमा ले। तो इसीलिए क्या किया है, आर्थिक विकास को गरीबी के विरुद्ध लड़ाई के रूप में परिभाषित किया है। किसने किया है? महबूब उल हक। नाम याद रखिएगा, क्वेश्चन सीधा पूछ सकता है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं किसने क्या कहा है करके, या किसने किसको किस रूप से परिभाषित किया है। तो महबूब उल हक ने परिभाषित किया आर्थिक विकास को गरीबी के विरुद्ध लड़ाई में। ठीक, समझ में आ रहा है आपको कि ये कैसे होगा? क्योंकि जो विकास है वो आपका क्या है, चहुमुखी विकास है, मतलब स्वास्थ्य, शिक्षा, राजनीतिक स्तर, सामाजिक स्तर, सभी चीज़ का विकास है। और अगर आपका विकास होता है, ठीक, समृद्धि तो सिर्फ पैसों से संबंधित है, आपको 100 मिला, 200 मिला, मतलब आपकी समृद्धि हो गई। जरूरी नहीं कि वो जो 100 मिला उसके आपका विकास भी हो। विकास मतलब आपको बाकी चीज़ों के बारे में जानकारी मिले कि ना मिले। अगर बाकी चीज़ों के बारे में भी आपको जानकारी मिली, आपकी शिक्षा का स्तर सुधर रहा है, आपके स्वास्थ्य का स्तर सुधर रहा है, ठीक, और शिक्षा और स्वास्थ्य सुधरता है, तो यह माना जाता है कि उत्पादन बढ़ेगा, आपके उत्पादन का स्तर भी बढ़ेगा। ठीक, जब आपका उत्पादन का स्तर बढ़ेगा तो सीधी सी बात है आप क्या करोगे, ज़्यादा कमाओगे। ज़्यादा कमाओगे तो आप क्या, गरीबी से बाहर निकल आओगे। ठीक, तो इस लाइन को याद रखिएगा। ठीक, इसी में एक टर्मिनोलॉजी है वास्तविक आय की, उसको देख लेते हैं। वास्तविक आय, देखिए वास्तविक आय क्या होती है। देखिए जो आपको सैलरी मिल रही है, ठीक, मान लीजिए कोई कमा रहा है 20,000 रुपये, ठीक, कितना कमा रहा है, 20,000 रुपये आज की डेट में, तो यह क्या कहलाएगी, यह कहलाती है उसकी मौद्रिक आय। मतलब जितना इसकी फेस वैल्यू हो गई वह हो गई आपकी मौद्रिक आय। लेकिन जब इसको हम क्रय शक्ति के रूप में देखते हैं तब यह कहलाती है वास्तविक आय। जैसे कि मान लीजिए कि अभी हम 20,000 रुपये में क्या चीज़ खरीद सकते हैं, ठीक, और अगर हम स्थिर मूल्य की बात करें, स्थिर मूल्य मतलब जब हम मुद्रास्फीति को नहीं काउंट करते, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक वर्ष को स्थिर मूल्य के लिए डिसाइड किया गया जो अभी हमारे हिसाब से 11-12 है। ठीक, हमारे भारत में क्या है, स्थिर मूल्य क्या है, 11-12 आधार वर्ष पे लिया जाता है, 11-12 उस वर्ष पे लेना, मतलब उस समय जो उस मूल्य था, जो उत्पादन के जो कीमतें थी, ठीक, अभी तक उसमें सीधी सी बात है मुद्रास्फीति की वैल्यू जुड़ी हुई होगी। एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए कि हम 11-12 में 100 रुपये में 100 कंचे खरीदते थे। कंचे सभी जानते होंगे, है ना, 100 रुपये में 100 कंचे खरीदते थे। अगर हम 11-12 में ही की बात करते तो वहाँ 100 रुपये अगर हमारी कमाई होती तो 100 रुपये हमारा मौद्रिक मूल्य है, और हम 100 कंचे खरीद रहे हैं, मतलब 100 रुपये हमारा वास्तविक मूल्य भी हो गया। पर अगर हम आज की डेट की बात करें तो आज भी हम कमा रहे हैं 100 रुपये मान लीजिए, ठीक, पर हम कंचे खरीद पा रहे हैं मात्र 80। ठीक, तो हमारा वास्तविक मूल्य क्या हो गया, वास्तविक मूल्य हम आधार वर्ष से देखेंगे और ये हो गया हमारा 80 रुपये, क्योंकि हम 80 ही कंचे खरीद पा रहे हैं अब उतने वैल्यू में। और जो 20 रुपये बढ़ा है वो क्या हुई है, वो मुद्रास्फीति बढ़ी, आपकी महंगाई बढ़ी है। ठीक, तो आपकी वास्तविक आय क्या हो गई, इस समय की वास्तविक आय हो गई आपकी 80 रुपये। तो जब हम आधार वर्ष पे किसी की आय निकाले या उसकी क्रय शक्ति पे, ये क्रय शक्ति हुई ना, 100 रुपये में अब 80 खरीद पा रहे हैं, क्रय शक्ति इसकी क्या हो गई, कम हो गई। यहाँ पे क्रय शक्ति ज़्यादा थी, यहाँ पे क्रय शक्ति कम हो गई। ठीक, अगर यहाँ क्रय शक्ति ज़्यादा हो जाती तो मूल्य फिर यहाँ पे आपका वास्तविक आय भी चेंज हो जाता। ठीक, तो अगर हम आधार वर्ष पे किसी की आय निकाले तो वह क्या कहलाती है, वास्तविक आय। उसमें क्या होता है, देखिए 11-12 से लेके अगर हम 2023 की 22-23 की बात करें तो इस बीच कुछ ना कुछ महंगाई बढ़ी हुई है। हम उस बढ़ी हुई महंगाई को बस काट देते हैं तो हमें आधार वर्ष का मूल्य पता चल जाता है। ठीक, और उसी हिसाब से निकलता है आपका वास्तविक
आय। तो जब भी आपसे अगर वास्तविक आय पूछा जाए तो क्या होता है, तो जो अगर हम बौद्धिक आय को अगर आधार वर्ष के आधार पर निकालें तो हमारी क्या हो जाएगी, वास्तविक आय। या दूसरी तरह से बोले तो यह क्या करती है, व्यक्ति की वर्तमान में व्यक्ति की क्रय शक्ति को प्रदर्शित करती है। किस हिसाब से, आधार वर्ष के हिसाब से। एक कुछ ना कुछ तो एक स्टैंडर्ड बनाना पड़ेगा ना, तो वो स्टैंडर्ड क्या है, आधार वर्ष के समय आप उतने रुपए का क्या खरीद पाते थे, अभी उतने रुपए का क्या खरीद पा रहे हो। दिस इज आपकी वास्तविक आय। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। क्योंकि हमने आर्थिक विकास देखा तो आर्थिक विकास को मापने के कुछ तरीके भी हैं। ठीक, क्या क्या आप आर्थिक विकास को कैसे मापोगे, क्योंकि उसको मापना आसान नहीं है। देखिए, आर्थिक समृद्धि को आप नाप सकते हो, 1000 रुपये मिलता था, 1100 मिला, 100 रुपये अधिक हो गया, आर्थिक समृद्धि 100 रुपये हो गई। ठीक, 10%। लेकिन अगर हम विकास को मापे, अभी अच्छा पढ़ता था, अभी और अच्छा पढ़ता है, तो क्या कुछ तरीका है? नहीं है ना। तो इसको नापने के लिए कुछ संस्थाओं ने और लोगों ने कुछ कुछ तरीके सोचे, उन तरीकों को देखते हैं और इससे भी सीधे क्वेश्चन बनते हैं। इसलिए हम देखते हैं आर्थिक विकास के मापक। मापक, ठीक, आर्थिक विकास के मापक। तो सबसे पहला है इसमें आधारभूत आवश्यकता प्रत्यागम। ठीक, यह लाया गया था 1970 में वर्ल्ड बैंक के द्वारा। ठीक, नाम से ही समझ में हो गया कि इसमें यह देखा जाता था किसी व्यक्ति की जो आधारभूत आवश्यकताएं हैं वह कितनी फुलफिल हो रही हैं और कितनी की नहीं फुलफिल आ रही, उसके हिसाब से आर्थिक विकास को नापा जाता था। ठीक, एक ये है, सीधे पूछ सकता है आधारभूत आवश्यकता प्रत्यागम 1970 में लाया गया। किसके द्वारा लाया गया? सिंगल लाइनर क्वेश्चन है। ठीक, दूसरा है आपका क्रय शक्ति समता विधि। ठीक, यह लाई गई थी 1993 में IMF द्वारा। ठीक, इसको IMF ने लाया था, तो सीधी सी बात है, यह किस पे आधारित थी? यह आधारित थी विनिमय दरों पे। पर यह बहुत सक्सेस नहीं हुई, बाद में यह बंद कर दी गई। इसका रीजन क्या था? इसका रीजन यह था कि अगर हम देखें तो 1 रुपये का जो अभी मूल्य है, मतलब 80 रुपये इक्वल टू $1 के बराबर हो रहा है। ठीक, 80 रुपये इक्वल टू $1 के बराबर हो रहा है। पर यह जरूरी नहीं कि हमारे यहाँ जो 80 रुपये मिले वो वहाँ पे $1 में ही मिल जाए, क्योंकि हर कंट्री की जो आपका जो महंगाई होती है, जो उत्पादन का वैल्यू होती है, वो अलग अलग होती है। तो इसलिए ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि भले ये विनिमय दर है 1.80 की, कि 80 रुपये इक्वल टू $1, तो इसका मतलब ये नहीं कि जो $1 का सामान अमेरिका में वो यहाँ 80 रुपये का मिलता है। वो यहाँ कम का भी मिल सकता है, ज़्यादा का भी मिल सकता है। या भारत में जो 80 रुपये मिल रहा है वो वहाँ $1 में ही मिल रहा है, वहाँ ज़्यादा में भी मिल सकता है। ठीक, तो इस कारण यह उतनी सफल मतलब स्थिति को क्या है, स्पष्ट नहीं कर पा रहा था, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता पा रहा था। इसके बाद तीसरा है जो आपका, वो है आपका मानव विकास सूचकांक। ठीक, मानव विकास सूचकांक 1990 में से चालू हुआ है। किसने चालू किया था? UNDP ने। ठीक, इसको बनाया किसने था? इसको बनाने में सबसे प्रमुख जो थे वो थे महबूब उल हक, प्लस इनके साथ इनके और सहयोगी भी थे। केवल ये नहीं थे, और भी सहयोग थे, पर प्रमुख नाम इन्हीं का आता है, महबूब उल हक का। जो मानव विकास सूचकांक है, इसको ध्यान रखिएगा, 0 से 1 के बीच में रहता है। ठीक, वैल्यू जो रहती है इसकी 0 से 1 के बीच में रहती है, और 3 आधारों पे निकाला जाता है। इसके 3 मेन बेसिक आधार होते हैं। क्या क्या होते हैं? ज्ञान, दूसरा जीवन प्रत्याशा, और फिर आपका प्रति व्यक्ति आय। ठीक, देखिए यहाँ पे अगर क्वेश्चन पूछता है, ठीक, तो जरूरी नहीं कि वो जीवन प्रत्याशा ही लिख के दे, ये इसकी जगह स्वास्थ्य भी लिख देता है कहीं कहीं। ठीक, प्रति व्यक्ति की आय की जगह आर्थिक समृद्धि यूज़ कर सकता है। ठीक, या नेशनल इनकम यूज़ कर सकता है। तो
आपको इन चीज़ों को थोड़ा सा ऑब्जर्व करके रखना है कि ज्ञान के बाद आप जीवन प्रत्याशा ही मत खोजिए। अगर वहाँ पे स्वास्थ्य लिखा है और जीवन प्रत्याशा नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब जीवन प्रत्याशा से ही है। ठीक, प्रति व्यक्ति आय की जगह अगर नेशनल इनकम लिख रही हो तो उसका भी संबंध आपका प्रति व्यक्ति आय से ही है। तो इस चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कई बार लोग इसमें गलत करते हैं और ये ऐसा पूछता भी है कई बार चेंज करके। ठीक, मानव विकास सूचकांक को थोड़ा और देखते हैं। देखिए 2023 के मानव विकास सूचकांक में अगर हम देखें 2023 का जो लेटेस्ट आंकड़ा है, इसमें भारत की जो स्थिति है वह है 132। ये आपका लेटेस्ट है। सीधा लाइन से आप क्वेश्चन पूछेगा, यहाँ से सिंगल लाइनर पूछेगा, एचडीआई में भारत का पोजीशन बताइए। ठीक, कितनी कंट्रियों के साथ में सर्वे किया गया था? 191 कंट्रियों को इस सूचकांक में शामिल किया गया था, जिसमें भारत की पोजीशन कितनी है? 132। साथ में ये पूछ सकता है कि ये जो आर्थिक विकास के मापक में जो एचडीआई यूज़ किया जाता है, इसकी वैल्यू होती है 0 से 1। इसमें भी 4 पार्ट होते हैं। कौन कौन से पार्ट होते हैं इसको देख लीजिए। एक होता है वेरी हाई, वेरी हाई। ठीक, ह्यूमन वैल्यू वाले। ठीक, यह होता है 0.8 से 1 के बीच में। अगर किसी देश का एचडीआई इंडेक्स 0.8 से 1 के बीच में है तो उसे वेरी हाई ह्यूमन वैल्यू वाले कंट्रीज कहा जाता है। दूसरा है फिर हाई ह्यूमन वैल्यूज़ वाली। ठीक, हाई ह्यूमन वैल्यूज़ वाली की वैल्यू रहेगी 0.7 से 0.79 के बीच में। फिर आएगा मीडियम। मीडियम ह्यूमन वैल्यूज़ वाली की जो वैल्यू रहती है वो 0.55 से 0.70 के मध्य में रहती है। और फिर आता है लो। लो ह्यूमन वैल्यू वालों की वैल्यू रहती है आपका 0.55 से नीचे, 0.55 से लेस देन। ठीक, तो इस प्रकार इन 4 कैटेगरियों में कंट्रीज़ को रखा जाता है और इस प्रकार की रैंकिंग दी जाती है। ठीक, तो इन 4 कैटेगरीज में रखा जाता है। भारत की पोजीशन देखें तो भारत आता है मीडियम में। ठीक, किसमें आता है भारत? मीडियम में। चलिए आगे चलते हैं। इसी आर्थिक विकास के मापक में जो अगला है वह है खुशहाली इंडेक्स। खुशहाली इंडेक्स, देखिए कोई भी आर्थिक क्रियाएं आखिर कोई करता क्यों है? कोई भी आर्थिक क्रियाएं अगर कोई कर रहा है तो उसका जो मुख्य मकसद है वो है खुश होना या खुशी मिला उसे। भाई अगर आप पैसा कमा रहे हो तो आप किस लिए कमा रहे हो? ताकि आप मौज मस्ती कर सको। इससे क्या मिलेगा? आपको आनंद मिलेगा। तो आर्थिक क्रियाओं का मुख्य उद्देश्य क्या है? खुश होना। तो जब आर्थिक क्रियाओं का मुख्य उद्देश्य खुश होना ही है तो फिर यूएन ने सोचा कि इसके लिए इंडेक्स भी खुशी से संबंधित होना चाहिए। इसीलिए 1913 में आपका हैप्पीनेस इंडेक्स जारी किया गया। कब किया गया? 1913 में। किसने किया? यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क ने, UNSDSN ने। ठीक, यूनाइटेड नेशन ठीक सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क ने। इसके पीछे की जो स्टोरी थी वो ये थी कि भूटान में आपका हैप्पीनेस जीडीपी चलता है। तो ये माना गया कि अगर पूरी चीज़ें आपकी खुशहाली के लिए ही है तो आप जीडीपी क्यों निकालते हो? आप हैप्पीनेस जीडीपी क्यों नहीं निकालते? और भूटान जीडीपी नहीं निकालता, भूटान हैप्पीनेस जीएनपी ही निकालता है। तो यूएन ने भी इसको माना और इसीलिए खुशहाली इंडेक्स उसने जारी करना शुरू किया, UNSDSN ने। ठीक, सीधी सी बात है, जो चीज़ आप चाह रहे हो अगर वो आपको मिल रही है तो मतलब सब कुछ सही है, चाहे आर्थिक समृद्धि कितनी भी हो रही हो। ठीक, आर्थिक समृद्धि तो अनिवार्य है, बिना उसके तो ये आ ही नहीं सकता। बहुत सीधी सी बात है, अगर आपको जूता पहनने से खुशी हो रही है तो जूता खरीदने के लिए पैसे तो होने चाहिए, है ना? कोई फ्री में जूते तो मिल नहीं सकते। तो आपको अगर आपके पसंद के जूते खरीदने हैं तो आपके लिए उतने पैसे तो होने चाहिए। पैसे कहाँ से आएंगे? आर्थिक समृद्धि से आएंगे। पर उससे क्या होगा? उससे आपका मन खुश होगा। तो अगर अल्टीमेटली आपका मन खुश हो रहा है तो हमको उसी इंडेक्स को देखना चाहिए ताकि हमको सही पता चले कि आखिर हमारी आर्थिक समृद्धि का असर हो रहा है कि नहीं हो रहा है हमारी कंट्री पे। ठीक, जो खुशहाली इंडेक्स बनाया जाता है इसके 6 आधार है, 6 चीज़ों पे इसकी गणना की जाती है। किस किस पे? देखिए, एक है प्रति व्यक्ति आय,
ठीक, प्रति व्यक्ति आय मतलब आपकी आर्थिक समृद्धि। ठीक, दूसरा है जीवन प्रत्याशा मतलब स्वास्थ्य। तीसरा है कोई जिसके ऊपर आप भरोसा करो, इससे आपको खुशी मिलती है ना। ये तो सब कोई खोजने ही लगते हैं जल्दी ही, जिसके ऊपर आप भरोसा कर सकते हो, है ना। भाई आखिर आप इस उम्र से आगे निकलोगे तो आप एक पार्टनर खोजोगे जिसके ऊपर आप भरोसा कर सको, और भरोसा के लायक हुआ तो ठीक है, अगर बीच में दूर निकल लिया इधर तो फिर आपको अभी समझ सकते हो अच्छा नहीं लगेगा, है ना। फिर बहुत सारे लोग कहाँ कहाँ मिलते हैं, है ना। तो भरोसा, जिसके ऊपर आप भरोसा कर सको। चुनाव के संबंध में स्वतंत्रता, चुनाव के संबंध में स्वतंत्रता का क्या अर्थ है? ये वाला चुनाव नहीं है, ये चुनाव है मतलब आप अपने लिए कुछ चीज़ें चुनना चाहते हो, या शिक्षा में, काम के लिए, ठीक। तो ऐसी कोई बंदिश नहीं होनी चाहिए आपकी कंट्री में कि जिससे आप रुक सको, या आपको जो रोके, आपको ऑब्स्टेकल करे। तो आपको क्या होनी चाहिए? चुनाव के संबंध में स्वतंत्रता होनी चाहिए। भ्रष्टाचार से मुक्ति, है ना, जो हमारे भारत में तो कूट कूट के भरा है ना, जिसके उदाहरण हम लोग आए दिन देखते ही रहते हैं, है ना। पीएससी का 2021 का पेपर भी शायद इसकी भेंट ही चढ़ गया, ऐसा बोल रहे हैं लोग, मेरे को भी नहीं पता है एग्जैक्ट, पर कहा जा रहा है। तब धुआं तो वहीं से निकलता है जहाँ आग लगी रहती है। चलिए, और छठवां उदारता, मतलब आप जिस सिस्टम में रह रहे हो वहाँ कितनी उदारता है, या सहिष्णुता हम कह ले, कट्टरता तो नहीं है लोगों के बीच, है ना। तो ये 6 पॉइंट पे क्या किया जाता है? खुशहाली इंडेक्स निकाला जाता है, ठीक। तो इतनी चीज़ें आप इसको यहाँ पे ध्यान रखिए। इसमें आगे देखते हैं कि ये तो मापक हो गए, पर कौन सी चीज़ें आर्थिक विकास को निर्धारित कर सकती हैं, ठीक। ये देखना है हमको, कौन सी चीज़ें आर्थिक विकास को निर्धारित करती हैं। मतलब किसी देश के पास ऐसी क्या क्या चीज़ें हों कि वह आसानी से आर्थिक विकास कर सके, ठीक। किसी देश के पास ऐसी क्या चीज़ें हों कि वह क्या कर सके? आर्थिक विकास का क्या कर सके? निर्धारण कर सके। ऐसे कौन से कारक हैं? देखिए, बहुत इजी कारक हैं। पहला तो है प्राकृतिक संसाधन, ठीक है। अगर आपका संसाधन है तो सीधी सी बात है, आपका आर्थिक समृद्धि ज़्यादा होगी, समृद्धि से विकास सीधे सीधे संबंधित है। दूसरा है निवेश, पूंजी निर्माण। पूंजी निर्माण का संबंध सीधे सीधे उत्पादन से है। जितना ज़्यादा पूंजी निर्माण होगा, उत्पादन में उतनी ज़्यादा वृद्धि होगी, ठीक। उत्पादन वृद्धि होगी तो सीधी बात है, आर्थिक क्रियाएं बढ़ रही तो आर्थिक समृद्धि आएगी, ठीक। फिर है आपका पूंजी उत्पाद अनुपात, ठीक। यह प्रति इकाई जो उत्पाद की लागत है उसमें कितना पूंजी व्यय हो रहा है उसको प्रदर्शित करता है, ठीक। अभी इसको डिटेल करेंगे। फिर है आपका तकनीकी प्रगति, ठीक। पहले 100 मजदूर एक काम को करते थे, अब 5 कर रहे हैं। फिर है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर अवस्थापना, ये तो आपको ही पता है, बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के वृद्धि तो हो नहीं सकती। फिर मानव संसाधन, ठीक। चलिए अब इसको भी थोड़ा सा डिटेल कर लेते हैं। प्राकृतिक संसाधन सभी समझ गए हैं, जैसे खनिजों की बहुलता होना चाहिए, ठीक। अगर वो हमारे देश में है, सीधी बात है, हम उनको निकाल के सीधे बेच सकते हैं, या उनको अपने दूसरे कारखानों में यूज करके उनसे यूज़फुल प्रोडक्ट बना सकते हैं, जिसको हम मार्केट में एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हैं, बेच सकते हैं, जिससे हमारी क्या होगी? आर्थिक समृद्धि होगी। और आर्थिक समृद्धि होगी तो सीधे आर्थिक विकास होगा, ठीक। पूंजी निर्माण क्या है? देखिए, मानव द्वारा जितनी वस्तुएं निर्मित होती हैं, ठीक, तो जो उत्पादन में प्रयुक्त तो होती हैं पर उत्पादन के दौरान नष्ट नहीं होती। जैसे हम कहें तो मशीन, ठीक। मशीन से आप मान लीजिए कपड़ा बना रहे हैं, कपड़ा तो बन रहा है, जो कच्चा माल आया वो आया और चला गया, कच्चा माल ख़त्म हो गया, पर मशीन है आपके पास, ठीक। मशीन ख़त्म नहीं हुई तो मशीन क्या हो जाएगी? पूंजी हो जाएगी।
जिस जगह के आप बिल्डिंग बनाए हो वह बिल्डिंग आपकी पूंजी हो जाएगी, कारखाने आपके पूंजी हो जाएंगे जो उत्पादन की प्रक्रिया में ख़त्म नहीं होते। ठीक, उसे क्या बोलते हैं? पूंजी। ठीक, इसमें ध्यान रखिएगा एक पॉइंट, जो देश की मुद्रा रहती है उसको पूंजी में काउंट नहीं करते, जबकि विदेशी मुद्रा को पूंजी में काउंट करते हैं। सीधा पूछ सकता है क्वेश्चन, विदेशी मुद्रा क्या होती है? पूंजी होती है। ठीक, आपका इन्वेस्टमेंट भी जो आप करते हो है ना, वो भी पूंजी में काउंट होता है। लेकिन देखिए ध्यान रखिएगा, अगर क्वेश्चन पूछता है कि देश की खुद की मुद्रा देश के लिए पूंजी नहीं होती, लेकिन देश का जो फॉरेन एक्सचेंज होता है वो उसके लिए पूंजी होती है। क्यों? क्योंकि उस फॉरेन एक्सचेंज पे ये लोन ले सकता है। ठीक, उस पर आर्थिक क्रियाएँ हो रही ना, लोन लेने का आर्थिक क्रिया है। आप लोन लोगे, उस पर उत्पादन में लगाओगे, आर्थिक समृद्धि बढ़ाओगे, फिर लोन रीपेमेंट करोगे। लेकिन कैसी विदेशी मुद्रा का जो भंडार है भारत के पास, उस पर वो लोन ले सकता है। तो इसीलिए क्या होता है, विदेशी जो मुद्रा है वह पूंजी होती है, पर देश की मुद्रा पूंजी नहीं होती। ठीक, फिर आपका अगला टर्म पूंजी उत्पाद अनुपात। इसका अर्थ है कि उत्पादन की प्रति इकाई पर आपकी कितनी पूंजी लग रही है। सपोज कीजिए कि मान लीजिए आपने एक मोटरसाइकिल बनाई, उसके लिए आपको 4 इकाई की पूंजी लगी, तो ये अनुपात कितना हो गया? 4 पूंजी लगी और एक मोटरसाइकिल आपने बनाई, 4:1। ठीक, ये जितना ज़्यादा हो उतना नुकसानदायक है। मतलब आपकी पूंजी ज़्यादा लग रही है, मान लीजिए 4 की जगह 6 लगती तो 6 पूंजी लगती, मोटरसाइकिल एक ही बनती, है ना। तो पूंजी ज़्यादा लगी पर उत्पादन कम हुआ। तो ये जितना कम हो अर्थव्यवस्था के लिए उतना अच्छा होता है। तो ये सीधे क्वेश्चन पूछ सकता है, पूंजी उत्पाद अनुपात जो है वह क्या होना अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा होता है? कम होना, ज़्यादा होना, बराबर होना? ठीक, तो ये सिंगल लाइनर क्वेश्चन है, सब सिंगल लाइनर क्वेश्चन सीधे पूछ सकते हैं। इसलिए हमने बोला कि जब भी हम अर्थव्यवस्था पढ़ो पहले क्या करो, टर्मिनोलॉजी को पढ़ो, क्योंकि यहीं से बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। अभी हम ये देख रहे हैं, अगले लेक्चर में हम अलग अलग प्रकार के वक्र देखेंगे, मांग पूर्ति वक्र देखेंगे, कुजनेक्स वक्र देखेंगे, और भी बहुत सारे वक्र देखेंगे जो अलग अलग चीज़ों से संबंधित हैं। क्योंकि हम प्री के लिए कर रहे हैं इसलिए हम बहुत ज़्यादा उसमें डिटेल में तो नहीं जाएंगे, पर हम इतना कवर करेंगे कि आपके प्री के क्वेश्चन बन जाए। ठीक, तो पूंजी उत्पाद अनुपात समझ गए, पूंजी कितनी लगी और उत्पादन कितना हुआ, है ना। 4 इकाई पूंजी लगी, या ये समझ लीजिए 40,000 रुपये का लगा, श्रम वम सब मिला के 40,000 मतलब पैसा नहीं। देखो पूंजी को अलग अलग बांटा जाता है, श्रम में बांट सकते हो आप, उस घर का जो किराया दे रहे हो उसमें बांट सकते हो। तो मतलब एक मोटरसाइकिल उत्पादन में हमें मान लीजिए 4,000 रुपये खर्च आया। तो ये जितना कम हो उतना अच्छा है, क्योंकि चीज़ें सस्ती होंगी तो ज़्यादा बिकेंगी। 2,000 में अगर हम एक मोटरसाइकिल बना ले तो और फ़ायदा है, 6,000 में बनाए तो नुकसान है, सेम। ठीक, तकनीकी प्रगति मतलब है उन्नत टेक्नोलॉजी। उन्नत टेक्नोलॉजी होने से क्या होगा? देखिए, उन्नत टेक्नोलॉजी होने से एक तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ने से लागत कम हो जाती है। दूसरा, आपके श्रम कम लगेगा। ठीक, मानव श्रम कम लगने से भी क्या होगा, आपकी लागत कम होगी। लागत कम होगी मतलब पूंजी उत्पाद अनुपात क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो इसलिए उन्नत टेक्नोलॉजी। अवस्थापना मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर आपके पास बिल्डिंग ही नहीं है, आपके पास कारखाने ही नहीं है, तो आप क्या उत्पादन करोगे और क्या बनाओगे? तो अवस्थापना तो बहुत ही एसेंशियल चीज़ हो गई। और फिर है मानव संसाधन, मशीनें वशीनें सब हैं, लेकिन आपके पास क्या नहीं है? स्किल नहीं है। भारत सबसे कम स्किल्ड लेबर वाला देश है, इसीलिए प्रधानमंत्री जी के द्वारा 2015 में क्या चलाया गया था? कौशल मिशन। क्या किया गया? इसमें लोगों को कुशलता दी गई, सिखाई गई, ताकि वह उत्पादक बने और कुछ ना कुछ एक ऐसा गुण सीखे जिसका उपयोग वह इंडस्ट्री में कर पाएँ। और इससे क्या होगा? इससे उनको तो खुद को फ़ायदा होगा ही होगा, साथ में देश का उत्पादन भी बढ़ेगा। ठीक, तो मानव संसाधन बहुत इम्पॉर्टेंट है इसमें। ठीक, तो आज के लिए यहीं पे समाप्त करते हैं इसको। कल या फिर जैसे ही अगला लेक्चर आता है उसमें हम फिर आगे के कुछ टर्मिनोलॉजी भी बची है जो बतानी है उसको लेके आएंगे। उसके बाद साथ ही साथ जो करंट के आंकड़े हैं हम लगातार साथ में पढ़ते पढ़ते ही कंप्लीट करते जाएंगे। चलिए, ओके, थैंक यू।